हेलो फ्रेंड्स, मैं जय किशन पांडे आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसे कि हम क्लास 9 सीबीएसई की चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर के बारे में पढ़ रहे थे और हम इसमें सॉल्यूशन मिक्सचर के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो वीडियोस पहले देखिए और उसके बाद फिर इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, इस वीडियो में हम आज यहाँ पे मेथड्स ऑफ सेपरेशन के बारे में बात करेंगे। हमारे आसपास में बहुत सारे मिक्सचर होते हैं और उनको हमको अपने डेली लाइफ में यूज करने के लिए कई बार सेपरेट करना पड़ता है। ठीक है, कई बार तो मिक्सचर बनाना पड़ता है और कई बार सेपरेट करना पड़ता है। तो उन्हीं मेथड्स ऑफ सेपरेशन का के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जिनका हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फिर मेथड्स ऑफ सेपरेशन के बारे में। लेकिन उससे पहले वही एक बात कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मेरे वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेथड्स ऑफ सेपरेशन के बारे में। मेथड्स ऑफ सेपरेशन, ठीक है। मेथड्स ऑफ सेपरेशन के बारे में यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट मेथड हम यहाँ पे जो देखेंगे वो है फिल्ट्रेशन। देखिए, मैं सिंपल फिजिकल मेथड्स के बारे में भी बताऊंगा और जो थोड़े डिफिकल्ट कॉम्प्लिकेटेड मेथड हैं उनके बारे में भी हम शॉर्ट में समझेंगे। हम यहाँ पे देखेंगे कि सेपरेशन का जो प्रोसेस होता है वो किस पे बेस्ड होता है। ठीक है, तो एक चीज मैं आप लोग को यहाँ पे लिख देता हूँ, आप उसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, है ना। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन is based on physical properties of components of mixture। ठीक है, जो भी मिक्सचर हम यूज कर रहे हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है कि हमको वहां पे कौन सा प्रोसेस जो है वो एडॉप्ट करना है। ठीक है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे फिल्ट्रेशन के बारे में। तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस इज डिपेंडेंट, फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस होता है दैट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। ठीक है, जो मिक्सचर होगा उसके जो कंपोनेंट्स होंगे उनके साइज पे डिपेंड करता है कौन सा फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो लिख लो इसको, है ना। क्या हो जाएगा, डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ पार्टिकल्स, लिख दो, कंपोनेंट्स भी लिख सकते हो, पार्टिकल्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, ऐसा लिख देते हैं। ठीक है, ये ज्यादा अच्छा है ना। तो फिल्ट्रेशन जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर। ठीक है, जो मिक्सचर है उसके कंपोनेंट के जो पार्टिकल होंगे उनके साइज पे डिपेंड करेगा। जैसे जब हम घर में चाय बनाते हैं, ठीक है, टी बनाते हैं, तो उसमें टी लीव्स होता है एंड वाटर होता है, शुगर तो डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो वाटर होता है, अब हमको वहां से टी लीफ को अलग करना होता है तो हम वहां पे फिल्टर करते हैं। क्या होता है, टी लीफ का जो साइज होता है दैट इज ग्रेटर देन आवर फिल्टर, है ना। हमारा जो फिल्टर हम जो यूज कर रहे हैं छन्नी, उसके छेद के साइज से बड़ा होता है टी लीफ का जो साइज होता है। और जब हम वहां पे डालते हैं तो टी लीव्स जो है दैट स्टक्ड ऑन द फिल्टर एंड वाटर जो है क्रॉस थ्रू द फिल्टर, है ना, एंड सेपरेटेड फ्रॉम द टी लीफ। तो ये एक मेथड हो जाता है। उसी तरीके से अगर मान लो कि पानी में रेत है तो रेत को सेपरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, पानी को फिल्टर से क्रॉस कराएंगे और उसके बाद रेत जो है वो फिल्टर पे रह जाएगा, पानी वो क्रॉस हो जाएगा।
वैसे ही हस्क वगैरह जो होता है, सीविंग जिसको बोलते हैं ना, फिल्ट्रेशन, अगर सॉलिड लिक्विड का हो, लिक्विड अगर यूज किया जा रहा है तो फिल्ट्रेशन बोलेंगे, और अगर सॉलिड को सॉलिड से अगर हम सेपरेट करेंगे इस प्रोसेस के थ्रू तो उसको सीविंग बोला जाता है। जैसे हस्क को फ्लोर से अलग करना है ना, तो एक सीव होता है, उस पे हम लेते हैं फ्लोर को और उसके बाद उसको हिलाते हैं तो फ्लोर के जो फाइन पाउडर होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं, और हस्क के जो लार्ज पार्टिकल होते हैं दे स्टक्ड ऑन द सीव। तो फिल्ट्रेशन और सीविंग एक जैसा है, जब लिक्विड होगा तो हम फिल्ट्रेशन बोलेंगे, सॉलिड होगा तो सीविंग बोलेंगे, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस हो गया, है ना। इसके बाद दूसरा देखते हैं यहाँ पे, फिल्ट्रेशन के बाद नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे मैग्नेटिक सेपरेशन, ठीक है। मैग्नेटिक सेपरेशन, ठीक है। तो मैग्नेटिक सेपरेशन किस पे डिपेंड करेगा? मैग्नेटिक सेपरेशन डिपेंड्स ऑन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर, ठीक है। किस पे डिपेंड करेगा? डिपेंड्स ऑन magnetic properties of components of mixture, ठीक है। जैसे कि मान लो कि आयरन और सैंड है ना, सैंड रेत है मान लो, ठीक है। तो आयरन एंड सैंड के मिक्सचर को हमको क्या करना है? आयरन मतलब आयरन स्क्रैप, ठीक है, या आयरन फिलिंग जिसको हम बोल सकते हैं, और सैंड का जो मिक्सचर है। अब वहां पे हम सीविंग का यूज तो नहीं कर सकते क्योंकि दोनों का साइज लगभग एक जैसा होगा, ठीक है। हम इसको सेडिमेंटेशन का भी यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों के मिक्सचर को, जैसे इंडस्ट्रियल लेवल पे जब आजकल किया जाता है ना, तो मैग्नेटिक व्हील का यूज किया जाता है। ऐसे दो व्हील होते हैं और इन पे कन्वेयर बेल्ट होता है, ठीक है, ऐसा। और ये जो मिक्सचर होता है ना उसको ऊपर यहाँ पे डाल देते हैं, और ये जो व्हील होता है वो मैग्नेटिक होता है। अब जब ये इधर रोटेट करके जाएगा तो जो नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस होगा वो दूर गिर जाएगा, और जो मैग्नेटिक होगा वो पास, इधर मैग्नेट की वजह से, ठीक है। तो ऐसे करके ये सेपरेट कर लिए जाते हैं, तो इसको मैग्नेटिक सेपरेशन बोलेंगे। नॉर्मल है, हमारे पास कम है, तो हम क्या करेंगे भाई, हम एक पॉट में इसको लेंगे दोनों के मिक्सचर को, और उसके ऊपर में मैग्नेट को घुमा देंगे, तो जो मैग्नेटिक सब्सटेंस होगा वो मैग्नेट से चिपक जाएगा, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक सेपरेशन बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट मेथड हम यहाँ पे देखते हैं इवेपोरेशन। देखिए इवेपोरेशन क्या होता है ये हम फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, लेकिन नॉर्मल डेफिनेशन में आपको बता देता हूँ। देखिए जब हम किसी लिक्विड को बॉईल करते हैं तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है? इवेपोरेशन कहलाता है ना, चेंजिंग ऑफ द लिक्विड इनटू गैस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट पे लिक्विड का गैस में चेंज होना इवेपोरेशन कहलाता है, ठीक है। अब इससे हमको किस पे, ये किस चीज पे डिपेंड करेगा, है ना, तो ये जो होता है दैट डिपेंड्स ऑन द वोलेटिलिटी ऑफ द कंपोनेंट्स, ठीक है, डिपेंड्स ऑन volatility of component, ठीक है। वोलेटिलिटी का मतलब क्या हो जाएगा? वोलेटाइल नेचर, ठीक है, वोलेटाइल नेचर, या वोलेटिलिटी ना लेके वोलेटाइल नेचर भी लिख दोगे तो भी चलेगा, तो चलिए वोलेटाइल नेचर ही लिख देते हैं, है ना, डिपेंड्स ऑन द वोलेटाइल, चलो वोलेटाइल नेचर ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है, ठीक है। कहने का मतलब ये है जैसे कोई हम दो चीजों का मिक्सचर ले रहे हैं, एक ये मान लो सॉल्ट प्लस वाटर का मिक्सचर है, ठीक है।
तो यहाँ पे जो वाटर होगा, ये जो वाटर होगा इट विल बी वोलेटाइल, ठीक है, और ये जो होगा ये नॉन वोलेटाइल होगा। ठीक है, तो वोलेटाइल का मतलब क्या हो जाता है, वोलेटाइल उस सब्सटेंस को बोलते हैं जो इजिली वेपोराइज्ड हो जाता है, और नॉन वोलेटाइल उस सब्सटेंस को बोलते हैं जो इजिली वेपोराइज्ड नहीं होता है। ठीक है, तो वाटर वोलेटाइल है, जब हम इसको हीट करेंगे तो वाटर जो है वो पहले क्या इजिली क्या हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा ना तो यहाँ से अब वाटर जो है सब बाहर निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ द गैस, और इसके ये जो हमारा पॉट है इसके बॉटम में सॉल्ट का जो पाउडर है वो बच जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, इवेपोरेशन कहलाता है, एंड वी कैन यूज द इवेपोरेशन फॉर द सेपरेटिंग ऑफ द सब्सटेंसेस। ठीक है, इसको हम लोग वेपर को मतलब सेपरेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। वेपोराइजेशन का भी यूज किया जाता है, जो कॉमन सॉल्ट होता है, अब वहां पे वाटर जो है बहुत ज्यादा अमाउंट में रहता है ना, बहुत ज्यादा बड़े प्लेस पे रखते हैं उसको, तो उसको बॉयल नहीं किया जा सकता, उसको ओपनली ऐसे छोड़ दिया जाता है और धीरे धीरे वाटर जो है वो वेपोराइज हो जाता है और सॉल्ट जो है वो नीचे रह जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन बोलते हैं। लेकिन अगर कम अमाउंट में है, ठीक है, कम अमाउंट में है और हमको सॉल्ट जो है उसे सेपरेट करना है लेबोरेटरी वगैरह में, तो हमको उसको इवेपोराइज करना पड़ेगा, हमको उसको बॉईल करना पड़ेगा, और जब बॉईल करेंगे तो वाटर वहां से निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ द वेपर, और सॉल्ट या फिर जो भी हम वहां पे डिसॉल्व करके रखे हैं वो वहां पे बच जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इवेपोरेशन बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ जो है वो क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन देखो बहुत इजी सा है। यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन का जो मतलब प्रॉपर्टी है दैट डिपेंड्स ऑन द सॉल्युबिलिटी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड करेगा, और इस चीज को हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या किया जाता है, क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है मेकिंग ऑफ क्रिस्टल। हमने इवेपोरेशन में जो वाटर से सॉल्ट जो सेपरेट किया था, दे आर इन द फॉर्म ऑफ पाउडर, दे आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल। ठीक है, वो मतलब वो जब इवेपोरेशन से मिलता है तो वो क्या होता है, कहना चाहिए कि वो पाउडर के फॉर्म पे होता है, क्रिस्टल के फॉर्म पे नहीं होता है। तो हमको उसको क्या करना है, क्रिस्टलाइज करना है। तो क्रिस्टलाइज करने के लिए क्या किया जाता है, सबसे पहले सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट करके सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया जाता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, जब सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है तो उसके बाद लेट द सॉल्यूशन कूल। ठीक है, लेट द सॉल्यूशन कूल। ठीक है, सॉल्यूशन को ठंडा होने देते हैं, एंड वी गेट द क्रिस्टल्स ऑफ डिसॉल्व्ड सब्सटेंस, क्रिस्टल्स ऑफ डिसॉल्व्ड सब्सटेंस। जैसे कि मैं आप लोग को एक एग्जांपल इसका देता हूँ, घर में जैसे मिठाई बनती है तो आप लोगों ने देखा होगा कि वहां पे चाशनी बनाया जाता है, शीरा बनाया जाता है। ठीक है, तो क्या करते हैं, पहले उसको शुगर को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, फिर उस डिसॉल्व्ड जो मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो बन जाता है उसको फिर हीट करते हैं, गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद उसमें और शुगर मिलाते हैं। ठीक है, जब वो बहुत सारा शुगर वहां पे मिक्स कर दिया जाता है, मतलब दैट सॉल्यूशन कंटेन सॉल्यूट मोर देन द सॉल्युबिलिटी। ठीक है, वो सॉल्यूशन जो होता है जो इसमें सॉल्युबिलिटी से ज्यादा सॉल्यूट प्रेजेंट होता है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। मतलब घर में जब चाशनी बनाते हैं तो शुगर का सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया जाता है, और जब वो सॉल्यूशन जब ठंडा होता है तो वहां पे शुगर के क्रिस्टल्स जो है वो छोटे छोटे बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। सॉल्ट के लिए भी सेम है, सॉल्ट के लिए भी क्या करना है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है और उसमें थोड़ा सा HCl मिला देना है। ठीक है, थोड़ा सा HCl, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा 2-4 बूंद। ठीक है, वो HCl क्या करता है,
प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में हेल्प करता है। तो ये हो जाएगा प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो भी सेपरेट करने के काम आता है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास सॉल्ट और शुगर को मिक्स कर दिया गया है, ठीक है, शक्कर और नमक को एक साथ मिक्स कर दिया गया, दोनों को पाउडर बना के मिक्स कर दिया गया है। अब यहाँ पे होगा क्या कि भाई दोनों को पीस दिए तो फिल्ट्रेशन यूज नहीं कर सकते। शुगर को डिसॉल्व करने का अगर हम कोशिश करें तो सॉल्ट भी डिसॉल्व हो जाएगा। तो अब हमको उसको क्या करना पड़ेगा, क्रिस्टलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। क्रिस्टलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम उसका सॉल्यूशन बनाएंगे, सॉल्यूशन को हीट करेंगे और हीट करने के साथ ही वहां पे क्या कर देंगे, HCl हम वहां पे डाल देंगे। जैसे ही HCl डालेंगे सॉल्ट जो है वो क्रिस्टलाइज होके अलग हो जाएगा और शुगर जो है वो वाटर में डिसॉल्व फॉर्म पे रह जाएगा। तो ये सेपरेशन करने के काम आता है, ठीक। तो ये हो जाएगा क्रिस्टलाइजेशन। इसके बाद नेक्स्ट मेथड जो हम लोग देखेंगे यहाँ पे, दैट इज नोन एज द सब्लिमेशन, ठीक है। देखो सब्लिमेशन हम लोग लास्ट टॉपिक में भी पढ़े थे। सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है कि सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू द गैस विदाउट पासिंग थ्रू अ लिक्विड स्टेट, ठीक है। तो ये जो सब्लिमेशन का प्रोसेस होता है ना, दैट आल्सो डिपेंड्स ऑन द वोलेटाइल नेचर ऑफ द सॉलिड। वोलेटाइल नेचर ऑफ सॉलिड, जो सॉलिड होगा उसके वोलेटाइल नेचर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। वोलेटाइल नेचर मतलब बता दिया हमें, टेंडेंसी टू चेंज इनटू द गैस, ठीक है, जो गैस में कन्वर्ट हो जाता है उसको वोलेटाइल बोलते हैं। तो सॉलिड के वोलेटाइल नेचर पे डिपेंड करेगा। अब जैसे मान लीजिए कैम्फोर प्लस सॉल्ट, ठीक है। अब सॉल्ट और कैम्फोर का यहाँ पे मिक्सचर अपने को दे दिया गया है और इसको हमको क्या करना है, सेपरेट करना है, ठीक है। तो वाटर में डिसॉल्व करके तो नहीं कर पाएंगे, है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको सब्लिमेशन करना पड़ेगा। ये जो मिक्सचर हमको मिल जाएगा हम इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। हीट करेंगे तो कैम्फोर जो होगा वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाएगा और सॉल्ट जो है वो रह जाएगा नीचे, ठीक। तो कैम्फोर के जो गैस रहेंगे उसको हम कलेक्ट कर लेंगे और वो फिर से कैम्फोर पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कैम्फोर और सॉल्ट इस तरीके से सेपरेट हो जाएंगे। तो जो भी सॉलिड जो डायरेक्टली क्या हो जाता है, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है, उसको सब्लाइम सॉलिड बोला जाता है। और ये जो प्रोसेस होता है इसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। तो सब्लाइम सॉलिड के एग्जांपल्स कौन कौन से हो जाएंगे मैं आप लोग को बता देता हूँ। एक तो हो जाएगा कैम्फोर, ठीक है। दूसरा हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड, फॉर्मूला क्या हो जाता है इसका, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। इसके अलावा हो जाएगा एंथ्रासिन, नेप्थेलिन, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं सब्लाइम सॉलिड्स के, आप इनको लिख लीजिएगा, कैम्फोर, अमोनियम क्लोराइड, एंथ्रासिन और नेप्थेलिन, ठीक है। तो इनको आपको याद में रखना है कि इनका जब मिक्सचर कहीं पे दिख रहा है ना, आप सीधा सीधा सब्लिमेशन का प्रोसेस का यूज कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्रोमेटोग्राफी। देखिए क्रोमेटोग्राफी क्रोमा और ग्राफी से बना हुआ है, ठीक है। क्रोमेटो एंड ग्राफी, क्रोम का मतलब होता है कलर और ग्राफी का मतलब होता है ग्राफ बनाना, मान सकते हो, ठीक है। तो क्रोमेटोग्राफी कलर से रिलेटेड है, ठीक है। देखिए जनरली कलर से रिलेटेड है, लेकिन आजकल बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स हो गए हैं जिनसे हम बहुत सारी चीजों को सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कि ये एक इंक का कलर है, अब ये ब्लैक अपने को दिखाई दे रहा है, तो क्या ये सिर्फ ब्लैक कलर से ही बना होगा, यहाँ पे कोई दूसरे कलर नहीं होंगे?
तो अब कौन कौन से कलर हैं ये हमको आइडेंटिफाई करना है, हमको ये सेपरेट करना है इसको। तो हम क्या करेंगे, हम एक फिल्टर पेपर टाइप का पेपर ले लेंगे, या टिश्यू पेपर वगैरह आता है ना उस टाइप का थोड़ा मोटा पेपर, ठीक है। उस पे उसका एक स्ट्रिप ऐसा ले लेंगे, ठीक है, ऐसा, और इंक यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। मतलब ऐसा पेपर जो अच्छे से वाटर एब्जॉर्ब कर सके, ऐसा पेपर हमको लेना है, ठीक है। अब इंक यहाँ पे हम लगा दिए और उससे 1 सेंटीमीटर नीचे तक, नीचे एक निशान लगा के हम पेपर को यहाँ तक वाटर में डीप कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक मान लीजिए कि ये जो एरिया है नीचे का, ये वाला एरिया, इसको हम वाटर में डीप कर देते हैं। अब वाटर में जब डीप करेंगे तो क्या होगा कि भाई पेपर तो वाटर एब्जॉर्ब कर सकता है, तो वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करके वाटर ऊपर फ्लो करेगा, ठीक है। अब जब वाटर ऊपर फ्लो करेगा तो यहाँ पे के जो कलर्स होंगे वो भी वाटर के साथ डिसॉल्व होके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो कलर वाटर के साथ डिसॉल्व होके ऊपर की ओर जाएगा, है ना, तो कौन सा कलर जो है वो ज्यादा दूर तक जाएगा और कौन सा कलर कम दूर तक जाएगा, तो वो डिपेंड करेगा सॉल्युबिलिटी ऑफ द कलर इन द वाटर पे, ठीक है। द कलर विच इज मोर सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, विल मूव टू लॉन्ग एरिया विथ वाटर, ठीक है। जो कलर वाटर में ज्यादा सॉल्युबल है वो वाटर के साथ ज्यादा दूर तक ट्रेवल कर पाएगा और सेपरेट हो जाएगा, और जो कम सॉल्युबल है वो कम दूर तक कलर मतलब ट्रेवल करेगा। अब सभी कलर अलग अलग, सभी कलर की सॉल्युबिलिटी सेम तो होती नहीं, सभी कलर की सॉल्युबिलिटी अलग अलग होती है, ठीक है। तो जिस कलर की सॉल्युबिलिटी ज्यादा दूर है, मान लीजिए कि ये जो ब्लैक कलर है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 कलर, ब्लू, रेड एंड ग्रीन, ठीक है। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि ब्लू कलर की सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा है, तो वाटर के साथ ब्लू कलर जो है वो ये सबसे जो टॉप वाला एरिया है वहां पे ब्लू कलर हो जाएगा, ठीक है। और रेड कलर की सॉल्युबिलिटी थोड़ी कम है तो उससे थोड़ा नीचे रेड कलर हो जाएगा, और ग्रीन कलर की सॉल्युबिलिटी सबसे कम है तो सबसे जो नीचे वाला जो एरिया होगा यहाँ पे वो ग्रीन कलर का होगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे पता कर पाएंगे कि कौन कौन से कलर यहाँ पे थे और वो सेपरेट हो गए। तो ये जो प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है, क्रोमेटोग्राफी कहलाता है, ठीक है। तो क्रोमेटोग्राफी जो होता है ना वो 2 चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो सॉल्युबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस इन द सॉल्वेंट, ये जो हम सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं उस पे जो सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी उस पे, और दूसरा होता है उसकी डेंसिटी पे, ठीक है। दोनों चीजों पे आजकल डेंसिटी का भी यूज किया जाता है, यहाँ पे सॉल्युबिलिटी मैटर करेगा, ठीक है। तो ये क्रोमेटोग्राफी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं डिस्टिलेशन। देखिए डिस्टिलेशन का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे पास मिक्सचर है शुगर प्लस वाटर, ठीक है। तो इसको हम एक पॉट में जो है वो कंडक्ट करते हैं। अब इसको फिल्ट्रेशन करके तो सेपरेट नहीं किया जा सकता, इवेपोरेशन से कर सकते हैं, लेकिन वहां पे हमको वाटर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हमको क्या करना है, वाटर को भी कलेक्ट करना है। तो हम एक पॉट लेते हैं और इसमें इसको कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, इसको रख लेते हैं, और इस पॉट को हम नीचे से क्या करेंगे, हीट करेंगे। जब हीट करेंगे तो वाटर जो है वो वेपोराइज होगा, ठीक है, वाटर जो है वो वेपोराइज होगा, और इस वेपोराइज्ड वाटर को हम एक दूसरे कंटेनर पे क्या कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ से जो वाटर के वेपर यहाँ से निकल के जा रहे हैं हम उसको क्या कर लेंगे, यहाँ पे अलग कर लेंगे। अब ऑब्वियस सी बात है कि वाटर यहाँ से वेपोराइज होके फिर यहाँ गया, मतलब वाटर फर्स्ट evaporized and then condensed into the liquid, ठीक है, vaporized into the gas and then condensed into the liquid। तो ये जो प्रोसेस होगा, अब यहाँ पे शुगर जो होगा वो तो नीचे रह जाएगा, और वाटर जो है पहले वेपर में कन्वर्ट हुआ और उसके बाद फिर कंडेंस होके यहाँ कलेक्ट हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस होता है ये क्या कहलाता है, डिस्टिलेशन कहलाता है। तो डिस्टिलेशन इज एक्चुअली प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन प्लस कंडेंसेशन, ठीक है। इवेपोरेशन और कंडेंसेशन का कंबाइंड प्रोसेस जो होता है उसको क्या बोला जाता है, डिस्टिलेशन बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक और टाइप का डिस्टिलेशन हम देख लेते हैं साथ के साथ, दैट इज नोन एज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन,
ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने जो पहला मेथड देखा, वहां पे बॉइलिंग पॉइंट में बहुत डिफरेंस था। शुगर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है, और जो वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लेकिन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कब यूज किया जाता है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो इट इज यूज्ड व्हेन difference in the boiling point of components of mixture is less than 25 केल्विन। ठीक है, जब मिक्सचर का जो कंपोनेंट्स हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस होता है दैट इज लेस देन 25 केल्विन, तब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज किया जाता है। जैसे हम एक एग्जांपल मैं आप लोग को देता हूं, इसको इरेज कर देता हूं ऊपर वाले को। ठीक है, देखिए क्या होगा, जैसे वी टेक द मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड मान लो एल्कोहल। ठीक है, एसीटोन और एल्कोहल का हम यहाँ पे मिक्सचर लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे मान लीजिए कि इसका जो टेम्परेचर है एसीटोन का, बॉइलिंग पॉइंट है 80 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी 70 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसका है 80 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे बहुत कम डिफरेंस अपने को दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये 25 केल्विन ना, एनसीईआरटी में 25 केल्विन दिया हुआ है और कुछ बुक्स में 25 डिग्री सेंटीग्रेड भी दिया रहता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो गया। अब देखिए होगा क्या कि जैसे अभी हम कंटेनर लिए यहाँ पे, इसको कंटेनर में हम इसको लेते हैं और इसको वही फिर से हीट करते हैं। ठीक है, ये हमारा ऐसा, इसको दूसरे पॉट में इधर कलेक्ट करना है। ठीक है, ऐसा। ठीक है, अब होगा क्या कि यहाँ पे मिक्सचर है किसका किसका, अल्कोहल और एसीटोन का। जब हम हीट करेंगे तो 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो एसीटोन जो है वो वेपर में कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब ये मिक्सचर है तो बहुत सारे एसीटोन होंगे, और एसीटोन कंप्लीटली वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा, उससे पहले ये अल्कोहल भी कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो हमारा कंटेनर है उसमें अल्कोहल के भी वेपर आ जाएंगे और एसीटोन के भी वेपर आ जाएंगे। ठीक है, अगर बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस कम है तो दोनों के जो सब्सटेंस है वो दोनों वेपोराइज होगा ना। तो यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, फ्रैक्शनेटिंग फनल लगा दिया जाता है। ठीक है, इस तरीके से एक फनल हम यहाँ पे ऐसा लगा देंगे जिसमें जो है वो अलग अलग चेम्बर बने हुए रहते हैं ऐसा। ठीक है, अब ये अलग अलग चैम्बर बने हुए हैं, तो जब वेपर यहाँ से जाएगा तो इसको क्रॉस करने में बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, अब जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है ना, वो इजिली क्या हो जाएगा भाई, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है कि वो पॉइंट जहाँ पे लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है और गैस लिक्विड में कन्वर्ट होता है। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम है वो आसानी से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है वो मतलब वेपर में ही रहेगा। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि वो एक वेपर में ही रहेगा और दूसरा जो है लिक्विड बन के इधर वापस आ जाएगा। तो इस तरीके से हम ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में सेपरेट कर सकते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो होता है दैट इज यूज फॉर द मिक्सिबल लिक्विड्स। ठीक है, मिक्सिबल लिक्विड्स के लिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे पेट्रोलियम वगैरह होता है ना, क्रूड ऑयल, उसको सेपरेट करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज किया जाता है। तो ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो गया। एक लास्ट यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, सेपरेटिंग फनल। ठीक है, 9th वाला सेपरेटिंग फनल। ठीक है,
तो ये जो होता है ना, दैट इज यूज्ड फॉर द इमिक्सिबल लिक्विड्स, ठीक है, जैसे कि ऑयल एंड वाटर, ठीक है। देखो होता क्या है, यहाँ पे इस टाइप का एक फनल होता है, इस टाइप का एक फनल होता है और यहाँ पे एक क्लैंप लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऑयल एंड वाटर का जब मिक्स हो जाता है तो हम इसको यहाँ पे फिल कर देंगे। अब फिल करेंगे तो क्या होगा कि वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है, ऑयल की डेंसिटी कम होती है। तो वो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो नीचे रह जाएगा, है ना, उसका लेयर नीचे बनेगा, और वाटर का लेयर जो है, ऑयल का लेयर जो है वो ऊपर बनेगा, ठीक है। तो मान लो कि ये वाटर है और ये ऑयल है, ठीक है। अब यहाँ पे जब दोनों लेयर सेपरेट हो जाएंगे तो हम यहाँ पे क्लैंप को खोलेंगे, तो क्लैंप को खोलेंगे तो वाटर जो है वो इधर नीचे गिरता जाएगा, ठीक है। और जब वाटर खत्म हो जाएगा, मतलब ये लेयर जब यहाँ तक पहुंचेगा तो हम क्लैंप को बंद कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ऑयल एंड वाटर जो है वो सेपरेट हो जाएगा। तो इसको बोला जाता है सेपरेटिंग फनल। जनरली सेपरेटिंग फनल का यूज जो है ना मेटलर्जी में किया जाता है, जब मोल्टेन मेटल से स्लैग को सेपरेट किया जाता है, ठीक है। मोल्टेन मेटल जो होता है, जैसे ब्लास्ट फर्नेस वगैरह में मेटल को मेल्ट कर दिया जाता है तो स्लैग बनता है। स्लैग की डेंसिटी बहुत कम होती है और मेटल की डेंसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो वैसे ही फनल होता है और उससे हम जब क्लैंप को ओपन करके मोल्टेन मेटल को नीचे गिराते जाते हैं और स्लैग तक जब पहुंचता है तो फनल को बंद कर देते हैं, क्लैंप को बंद कर देते हैं। फनल जो स्लैग है वो फनल में ही रह जाता है और मोल्टेन मेटल बाहर आ जाता है, ठीक है। तो दिस आर सम मेथड्स ऑफ सेपरेशन, ठीक है। आप वीडियो को पे कमेंट करके बताइएगा मुझे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और बने रहिए मेरे साथ। और ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हो जाता है दोस्तों, है ना। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर बाद में देखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।